नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 3 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रेटेजी के हम लोग पढ़ेंगे। कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। उससे पहले आज 3 जनवरी साथियों उपसौर है, उस पर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। 3 जनवरी उपसौर होता है। उपसौर का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी सबसे कम है आज के दिन साथियों। और इसी का अपोजिट होता है अपसौर। अपसौर साथियों 4 जुलाई को होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी ज्यादा हो जाती है। ऐसा यहाँ पर हम थोड़ा सा इमेज से समझते हैं साथियों। ये घूमता हुआ 3D तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है साथियों। ये 3D तस्वीर सोलर सिस्टम का हमारे है। हम सभी जानते हैं साथियों कि हमारे जितने भी ग्रह हैं, ये सभी ग्रह आठों के आठों ग्रह सन का परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी हमारी जो प्लेनेट पृथ्वी है साथियों, यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन में पूरा करती है, एक वर्ष में पूरा करती है। तो अगर हम ना साथियों बाकी सभी ग्रहों को छिपा दे थोड़ी देर के लिए, देखिएगा ये सन और हमारा अर्थ सिर्फ बचा रहा है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, थोड़ा बड़ा करते हैं। हमारी पृथ्वी है साथियों, ये पृथ्वी हमारी और ये सन है। तो जब पृथ्वी चारों ओर सन के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो एक दिन ऐसा आता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी होती है वो कम हो जाती है, सबसे कम होती है पूरे 365 दिन में। और एक दिन आता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सबसे ज्यादा होती है। तो आज जो 3 जनवरी है, ये साथियों इस मतलब 3 जनवरी को हर साल उपसौर होता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सबसे कम हो जाती है, 147 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है। 147 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है 3 जनवरी उपसौर को। और 4 जुलाई को अपसौर होता है। अपसौर को 152 मिलियन किलोमीटर दूरी हो जाती है, यानी सबसे ज्यादा दूरी अपसौर को 4 जुलाई को वर्ष में, और सबसे कम दूरी 3 जनवरी को आज के दिन, इसको उपसौर बोलते हैं। यहाँ साथियों थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ा तो ये परिक्रमा करने लगा। सन भी परिक्रमा, क्या सन भी परिक्रमा करता है? बिल्कुल करता है साथियों। पृथ्वी और बाकी ग्रह सन का परिक्रमा करते हैं, और जो भी उपग्रह है वो ग्रहों का परिक्रमा करते हैं। और सूर्य सूर्य जो एक तारा है, सभी तारा भी परिक्रमा करते हैं। किसका? आकाश गंगा का परिक्रमा करते हैं। तो सन भी साथियों आकाश गंगा का परिक्रमा करता है, और सभी आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का परिक्रमा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सभी कुछ गतिशील है साथियों, कोई भी स्थिर नहीं है। ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य का, सूर्य परिक्रमा कर रहा है आकाश गंगा का, आकाश गंगा परिक्रमा कर रहा है पूरे ब्रह्मांड का। अब पढ़ते हैं साथियों कल के करंट अफेयर को। कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन किया जाए, फिर आज का करंट पढ़ेंगे हम लोग। कल पहला प्रश्न था, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने कितने घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण का रिकॉर्ड बनाया? उत्तर बी, 5.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हमारे देश में एक साल में हुए। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किसे एनआईए का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? उत्तर ए, राकेश अग्रवाल, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को। तीसरा था, रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में कार्बाइन और टारपीडो के लिए कितने रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गया? तो उत्तर साथियों, उत्तर हमारा था 4666 करोड़ रुपए। 6666 करोड़ रुपए था। 4666 करोड़ रुपए का रक्षा अनुबंध समझौता रक्षा मंत्रालय ने किया। किस चीज के लिए? कार्बाइन और टारपीडो के लिए। अगला प्रश्न था, दिल्ली सरकार ने एआई आधारित शिकायत समाधान प्रणाली विकसित करने के लिए किससे समझौता किया? तो उत्तर आईआईटी कानपुर से। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कृत्रिम अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च सेंटर स्थापित होगा गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। छठा प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बना। इसने किस देश को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की? तो हमारे भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया साथियों, जीडीपी के आधार पर। अगला प्रश्न था, वर्ष 2026 में किसे इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न था, आठवां प्रश्न, विश्व की पहली इत विस्मा की शुरुआत कहाँ हुई? अबू धाबी में। अबू धाबी में एक जीन थेरेपी है इत विस्मा, इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय नौसेना का जहाज कौंडिन्य ने अपनी पहली समुद्री यात्रा गुजरात से शुरू की। यह किस देश के लिए रवाना हुआ? तो ओमान देश के लिए रवाना हुआ। सिला हुआ जहाज, हाथ से सिला हुआ। 10वां और अंतिम प्रश्न कल पूछा गया था, स्वदेशी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पैथजेनी का विकास किसने किया? उत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिविजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने, अभी हाल ही में हमारे इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने हैं नागेश कपूर जी।
नागेश कपूर जी सेना के अधिकारी साथियों, इनको भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में वाइस चीफ बनाया गया। और वर्तमान में चीफ कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। अगर पूछा जाए इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। वाइस हेड बनाया गया है नागेश कपूर, ध्यान रखे रहिएगा। उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी। उपेंद्र द्विवेदी साथियों ये हमारे इंडियन आर्मी के यानी आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी चीफ हैं, हमारे देश के नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हैं। अगर पूछा जाए आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और साथियों नेवी डे कब मनाया जाता है, तो आप उत्तर करेंगे 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, जिसके हेड अमरप्रीत सिंह जी हैं, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। डिटेल देखिएगा नागेश कुमार जी से। नागेश कुमार जी साथियों इन्होंने 40 वर्ष तक एयरफोर्स में, सेना में, इंडियन एयरफोर्स में ड्यूटी दिया है। और ये साथियों यह अभी उप प्रमुख बनाए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के। यह इन्होंने पढ़ाई कहाँ किया है, तो इन्होंने एनडीए में पढ़ाई किया है, एनडीए के पूर्व छात्र रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 जनवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ राजनयिक परंपरा को जारी रखते हुए परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा की? तो दुनिया में 6-7 ही देश ऐसे हैं साथियों जिन्होंने परमाणु हथियार संपन्न कर लिया है, मतलब परमाणु हथियार संपन्न देश बन गए अपने पास, अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार वो बना चुके हैं। तो उनके साथियों, उनके और हमारे देशों के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की और परमाणु हथियारों की जानकारी साझा की जाती है, ताकि भविष्य में वह हथियार किसी गलत संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन या फिर आतंकियों के हाथ में न पड़ जाए। इस चीज के लिए देश जो है, दो देश या दो से अधिक देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी शेयर करते हैं। तो अभी हाल ही में हमारे भारत ने साथियों पड़ोसी पाकिस्तान से परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा किया है। राजनयिक तरीके से, राजनयिक परंपरा को जारी रखते हुए किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा की। डिटेल लिखिएगा, पहली बार नहीं साथियों, दोनों देशों ने परमाणु सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजनयिक परंपरा को जारी रखा। दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आधिकारिक राजनयिक चैनल के माध्यम से आदान प्रदान की। 31 दिसंबर 1988 को पहली बार यह समझौता हुआ। 31 दिसंबर 1988 को यह समझौता हुआ कि हम लोग एक दूसरे को परमाणु हथियारों की अपनी जानकारी देंगे कि हमने कितना बना लिया, हमने कहाँ रखा है। और कब से लागू हुआ है यह? तो 27 जनवरी 1991 से यह लागू हो गया, आदान प्रदान करने वाला व्यवस्था। और किस भाषा में किया जाएगा? तो उर्दू और हिंदी भाषा में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, अमेजन वर्षा वन के बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला देश है? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का पेरू देश। अमेजन वर्षा वन, अमेजन घाटी वाला देश है पेरू देश। वैसे सारे ऑप्शन आपके दक्षिण अमेरिका के ही हैं और अमेजन वर्षा वनों के भी हैं। ऐसे ही परीक्षा में भी प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, ताकि आप अमेजन वर्षा वन को पढ़े हैं तो अगर करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप दिक्कत महसूस करेंगे करने में। तो आप निश्चित तौर पर साथियों डेली करंट अफेयर सुबह 10-15 मिनट दे करके पढ़िए। परीक्षा कभी भी हो आप पढ़ते रहिए डेली। अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन में साथियों पेरू देश ने यहाँ के एक बिना डंक वाली मधुमक्खी होती है, बिना डंक वाली मधुमक्खी होती है, उसको कानूनी मान्यता दे दिया, लीगल मान्यता दे दिया। जैसे नागरिकों को मान्यता दिया जाता है उसी प्रकार से। देखिएगा डिटेल, अभी बात समझ में आ जाएगा। विश्व में पहली बार किसी कीट को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। दुनिया में कौन सा ऐसा देश बना जिसने पहली बार कीटों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो वो पेरू देश है। पेरू देश ने अपने 2 नगर सैटियो और नोपा, 2 नगर का नाम सैटियो और नोपा है, वहां पर इसने कानूनी अधिकार दे दिया बिना डंक वाले मधुमक्खियों को। ये मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, शहद को निर्माण करबे करती हैं। इसके साथ ही साथ कोको, कॉफी और एवोकाडो जैसे फसलों के लिए भी यह कारगर होते हैं, मददगार होते हैं। क्यों? क्या हुआ है? कानूनी अधिकार अगर मान्यता दिया गया है तो इनको साथियों अस्तित्व व जीवन जीने के अधिकार को इनको बढ़ावा मिलेगा। मतलब जैसे नागरिक होते हैं उनका अपना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अस्तित्व का अधिकार है, वैसे इन कीटों को भी कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया, अस्तित्व और जीवन जीने का अधिकार। आप कहेंगे
तो ये कैसे कोर्ट में जाएंगे, ये नहीं जा सकते साथियों। तो कोई थर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई पर्यावरणविद या कोई संस्थान भी इनके लिए न्यायपालिका में अब जा सकता है, इनको न्याय दिला सकता है, कानूनी अधिकार मिला। ऐसे साथियों हमारे देश में भी गंगा नदी को, हमारे देश में गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा है, जीवित 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 व्यक्तित्व का दर्जा इनको प्रदान किया गया है गंगा नदी को। क्या आप पढ़े हैं, पहले नहीं पढ़े साथियों, तो इसको जान रखिएगा कि गंगा नदी को जैसे हमारे देश में नागरिकों को मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार से हमारे देश की गंगा नदी को जीवित व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोवा में वर्तमान में कितने जिले हो गए? तो अभी हाल ही में साथियों गोवा ने अपने यहाँ एक नए जिले का निर्माण कर दिया है। वर्तमान में गोवा में 2 जिले, अभी जो है गोवा में 3 जिले हो गए। करंट में बढ़ा गया, इस नाते यह प्रश्न पूछा गया है। गोवा में वर्तमान में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। डिटेल देखिएगा, गोवा में प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन कर एक नया जिला बनाया गया जिसका मुख्यालय क्यूपेम, मुख्यालय क्यूपेम है। जिला का नाम अगर पूछा जाए तो कुशावती, कुशावती जिला का नाम है। और ये नाम साथियों वहां की नदी के नाम पर पड़ा है, नदी के नाम पर, वहां का स्थानीय नदी है, इसी नदी के नाम पर कुशावती इस जिले का नाम पड़ा है। गोवा का तीसरा जिला कुशावती, कुशावती का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? क्यूपेम में रहेगा। पूर्व में कितने जिले थे? 2। कौन कौन? उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। गोवा का स्टैटिक देखिए, पूरा परीक्षा वाला प्रश्न। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर को ही 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से गोवा को स्वतंत्र कराया गया था। गोवा राज्यत्व दिवस कब मनाया जाता है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को, 30 मई को गोवा राज्यत्व दिवस या गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1961 में जब भारत में मिलाया गया पुर्तगाल से स्वतंत्र करा करके, तब इसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 30 मई 1987 तक यह केंद्र शासित राज्य था। 30 मई 1987 के बाद गोवा पूर्ण राज्य बना है। इसी नाते 30 मई को गोवा राज्यत्व दिवस या गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा की भाषा है कोंकणी और गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सामंत। प्रमोद सामंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अगला देखिएगा, कैबिनेट ने नासिक सोलापुर अक्कलकोट, नासिक सोलापुर अक्कलकोट 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी। इसके बारे में सही कथन है, तो पढ़िएगा। इसकी लंबाई 374 किलोमीटर है, सही है। कुल लागत 19,142 करोड़ रुपया होगा, ये भी सही है। पीएम गति शक्ति के तहत महाराष्ट्र में इसका निर्माण होगा, ये भी बात सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। महाराष्ट्र में साथियों, महाराष्ट्र में हमारे केंद्र सरकार के कैबिनेट ने नासिक सोलापुर अक्कलकोट 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दिया, इसका निर्माण होगा, जिसकी लंबाई 374 किलोमीटर रहेगी। इसमें लागत 19,142 करोड़ होगा और पीएम गति शक्ति एक हमारे देश की योजना है, इसी के तहत महाराष्ट्र में इसका निर्माण होगा। अब आपके मन में पीएम गति शक्ति नहीं आ रहा होगा आपके मन में, तो आना चाहिए साथियों, क्योंकि हमारे करंट अफेयर पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य यही रहता है कि करंट अफेयर में कोई चर्चा में आ गया योजना राज्य, तो उसका डिटेल हम कवर करें। तो पीएम गति शक्ति के बारे में डिटेल देखिएगा। पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को हमारे देश में शुरू हुआ। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ढांचा का विकास करने के लिए हुआ था। मतलब कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी राज्य तभी विकसित हो सकता है जब वहां पर बुनियादी ढांचा डेवलप हो, जब उस गांव या शहर का, राज्य का कनेक्टिंग रूट हो, परिवहन संसाधन हो, वो देश और दुनिया से जुड़ा हुआ रहेगा, तभी उसका विकास हो पाएगा। इन्हीं सभी चीजों से जोड़ने के लिए 7 इंजन युक्त, 7 एरिया या क्षेत्र युक्त मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ढांचा पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 से शुरू होता है। इसमें 7 इंजन कौन कौन होता है, ये हमारी परीक्षा में रहता है। तो देखिएगा, सबसे पहले सड़क मार्ग होता है, सड़क मार्ग रहना चाहिए तभी विकास होगा। दूसरा रेल मार्ग रहेगा तब विकास होगा। तीसरा क्या है? हवाई मार्ग रहेगा साथियों, हवाई मार्ग। और चौथा बंदरगाह, समुद्र के किनारे बंदरगाह बनेंगे तब विकास होगा। सार्वजनिक परिवहन, जो सार्वजनिक परिवहन होता है साथियों, कहीं भी आने जाने के लिए आपका व्यक्तिगत अगर साधन नहीं, प्राइवेट गाड़ी नहीं है, तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। अगला था जलमार्ग और लॉजिस्टिक, जलमार्ग, सार्वजनिक परिवहन, बंदरगाह, हवाई अड्डा, रेलवे और सड़क। ये 7 इंजन होते हैं किसमें?
पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत। कब शुरू हुआ? 13 अक्टूबर 2021 और इसी योजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनेगा 6 लेन का। अगला देखिएगा, दुनिया भर में ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति व निदेशक, निदेशक ना सकते हैं, ये निवेशक है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर वारेन बफेट किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिए? तो उत्तर होगा वारेन बफेट साहब ये बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ थे। इन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। डिटेल पहले देखिएगा साथियों इसको कि ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से किसको जाना जाता है? वारेन बफेट को। ये एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है। बर्कशायर हैथवे कंपनी इंग्लैंड की कंपनी है और कपड़े की कंपनी होती है, सूती वस्त्र उद्योग की कंपनी है, उसी के सीईओ थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको उम्र 95 वर्ष हो गई, 95 साल के हो गए, इस नाते इन्होंने इस्तीफा दिया है। और साथियों एक समय में हम लोगों ने 7-8 साल की करंट अफेयर में एक बार पढ़ा था इनका नाम, ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्तित्व भी बने थे एक बार। देखिएगा, इंग्लैंड के वस्त्र व्यवसाय को जीवित करने वाले वारेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से त्याग पत्र दे दिया, उम्र के कारणों से। 95 वर्ष के हो गए, कितना ड्यूटी करेंगे। अगला देखिएगा, वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में, वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना किया? उत्तर हो जाएगा 100%। ये पहले भी हमने साथियों इसको पढ़ा था कि ऐसा घोषणा किया गया, डिक्लेयर किया गया है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ा करके अब 100% कर दी गई है। दिसंबर 2025 से यह व्यवस्था लागू हो गया। यह बीमा अधिनियम 1938 के तहत हुआ है। हमारे देश में इंश्योरेंस एक्ट कब आया था? 1938। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा। बीमा अधिनियम 1938 में बना था हमारे देश में। सरकार ने बजट 2025 में इसकी घोषणा भी की थी कि हमारे देश में बीमा जो क्षेत्र है इसमें एफडीआई की सीमा, एफडीआई की सीमा को बढ़ा करके 100% कर दिया जाएगा। अब दो बात, एफडीआई और बीमा क्या होता है? बीमा वो होता है साथियों जो किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्तित्व के आर्थिक जोखिम की भरपाई करता है, आर्थिक जोखिम की भरपाई करता है। ये शब्द याद रखिएगा। बीमा तो समझ आप सब रहे हैं, लेकिन शब्दावली थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर्थिक जोखिम की भरपाई जो करता है उसी को बोलते हैं बीमा। जैसे मान लीजिए आपने एक बाइक खरीद लिया, चाहे साइकिल ही खरीद लिया। अभी साइकिल या बाइक का बीमा आपने करा लिया, साइकिल का बीमा तो नहीं होगा, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में साइकिल का भी बीमा हो जाएगा साथियों, मोबाइल का बीमा हो जाएगा, मोबाइल के टेम्पर का बीमा हो जाता है, डिजिटल बोर्ड का बीमा, घर का, मकान का। ये सिंपल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस भी होता है और एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। दोनों इंश्योरेंस होता है, दोनों की दशा में आर्थिक जोखिम की भरपाई की जाती है। बाइक या फोर व्हीलर का आप बीमा करा रहे हैं तो अगर दुर्घटना होता है तो जो कंपनी है, बीमा कंपनी, वो आपको बाइक या फोर व्हीलर आपका मरम्मत करके, बना करके, या न बनने की दशा में नया गाड़ी आपको देती है। तो वो क्या हुआ? आर्थिक जोखिम की भरपाई हुआ। ऐसे ही जीवन का बीमा होता है साथियों। तो कोई व्यक्ति का अगर डेथ होता है तो जिस प्रकार का वो बीमा योजना लिया उसको उसका आर्थिक क्षतिपूर्ति या भरपाई मिलता है। तो उम्मीद है बीमा समझ में आ गया। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को बोलते हैं साथियों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब हिंदी होगा इसका, हिंदी होगा इसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मानो कोई विदेशी अगर हमारे देश में निवेश करना चाहता है तो उसका जो पैसा है वो कहलाएगा एफडीआई। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, वो हमारे देश में बीमा क्षेत्र में अगर निवेश करना चाहती है, विदेशी कंपनी, तो उसका जो पैसा है वो कहलाएगा एफडीआई। उस पैसे को हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से ये पैसा आया है। तो अभी तक सीमा था बीमा क्षेत्र में 74%, अभी कर दिया गया 100%। यानी कोई भी अमेरिकी, मतलब भारत के बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी चाहे तो हमारे देश की किसी भी बीमा कंपनी को खरीद सकती है 100%, या फिर नया बीमा कंपनी बना करके अपने नाम से चला सकती है। जैसे सपोज दैट साथियों मान लीजिए ए नाम से एक अमेरिकन बीमा कंपनी बनी है, तो इसको जरूरी नहीं है कि हमारे भारतीय लोगों से ये साझेदारी करके कुछ पैसा लेकर के इस कंपनी को स्टैब्लिश करे। ये साथियों 100% अपने संपत्ति से भी स्थापित कर सकती है और विदेशी बीमा कंपनी भी हमारे देश में चल सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल दें आपको साथियों, हमारे देश में एक रिलायंस कंपनी है। रिलायंस, रिलायंस कंपनी हर फील्ड में है साथियों। रिलायंस ने एक इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी, रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी 2010 से 11 की कंपनी थी। बाद में 4-5 सालों बाद इसने समझौता कर लिया जापान की कंपनी निप्पॉन से।
जापान की कंपनी निप्पॉन से। तो अब इस बीमा कंपनी का नाम हो गया रिलायंस निप्पो कंपनी, यानी कि हमारे भारत की और जापान दोनों ने मिल करके किया। 74% रिलायंस का और बाकी 26% शेयर निप्पो का हो गया। लेकिन अभी क्या होगा, अगर ये इच्छुक होगी निप्पोन, तो रिलायंस के बाकी बचे जो 74% शेयर है उसको भी यह खरीद सकती है साथियों। तो ये चीज है, एफडीआई 100% बीमा क्षेत्र में कर दिया गया। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनी, सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है साथियों। उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा हमारे भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने का T20 इंटरनेशनल मैचों में रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने साथियों मेगन शट जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं इनको पीछे छोड़ा है। डिटेल देखिएगा, 152 विकेट इन्होंने लिया दीप्ति शर्मा ने, और पूर्व में 151 विकेट के साथ मेगन सट ये ऑस्ट्रेलिया के टॉप पर थी। पूरी दुनिया में T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली मेगन सट थी। इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया दीप्ति शर्मा ने, 152 विकेट ले लिया और अभी खेल रही हैं, तो आगे और भी इनको विकेट प्रदान होगा। अगला देखिएगा, 9वां प्रश्न है साथियों, किस राज्य के पुडुकोट्टई गांव में जलीकट्टू वार्षिक त्योहार शुरू हुआ? महत्वपूर्ण साथियों, जलीकट्टू वार्षिक उत्सव त्योहार है, तमिलनाडु राज्य में हर साल मनाया जाता है। किस गांव से शुरू होता है? पुडुकोट्टई गांव से। उत्तर हमारा हो जाएगा बी, तमिलनाडु जलीकट्टू। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जलीकट्टू उत्सव साथियों, इसमें भैंसा को छोड़ दिया जाता है, भैंसा को लोग दौड़ाते हैं, पकड़ते हैं, खेलते हैं। इसी प्रकार से एक और होता है खेल, कंबाला उत्सव होता है, कंबाला। कंबाला कर्नाटक से संबंधित है और तमिलनाडु से संबंधित है जलीकट्टू, दोनों पशुओं से ही संबंधित है साथियों। और दूसरी बात की, अगर ना पशुओं के साथ हम खेल रहे हैं, पशुओं को इसमें साथियों चोट भी लग सकता है, मनुष्य को भी लग सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन पशु को चोट लगना ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है, अपना जीवन बचा लेगा, अपने फायदे के लिए उससे लड़ता है। तो इस मामले में साथियों सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था कि तमिलनाडु के जलकट्टू और कर्नाटक का कंबाला पशुओं के खिलाफ हिंसा करने का काम करता है यह त्योहार, तो इस नाते इसको बंद किया जाना चाहिए। तो इस पर मुकदमा चला, लंबा मुकदमा चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जलीकट्टू उत्सव जो है परंपरागत उत्सव है, त्योहार है, इसमें पशुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बशर्ते राज्य सरकार और जो पशुओं का मंत्रालय विभाग है वो इसको ध्यान पूर्वक से देख करके इस उत्सव और इस परंपरागत त्योहार का आयोजन कराए। तो अभी साथियों यह लीगल है, इलीगल नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होता है। तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट में जाने के कारण यह बड़ा चर्चित रहता है, जलीकट्टू तमिलनाडु और कंबाला कर्नाटक। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया साथियों, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत इसको मान्यता प्रदान किया गया है। तमिलनाडु का वार्षिक परंपरागत त्योहार है जलीकट्टू। देखिए साथियों, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट हमारे देश में बना था 1960, इसी के तहत इस दोनों त्योहारों को मान्यता प्रदान किया गया है। इसका हिंदी अगर हम बात करें, पशु पशु निवारक पशु क्रूरता निवारक अधिनियम 1960, इसी के तहत इस कानून को मान्यता प्रदान किया गया है। तो साथियों, आप किसी पशु को अगर मारते हैं, हिंसा करते हैं, तो इस कानून के तहत आपके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आपको अभियोगी बनाया जाएगा और सबूत मिल जाएगा, तो आप अभियुक्त साबित हो जाएंगे साथियों। तो क्या आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि अगर पशु क्रूरता निवारक अधिनियम के तहत किसी जानवर को सिर्फ हम डंडा मार दें, तब भी हमारे खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा इस कानून में? तो हमारे अगल बगल हम देखते हैं, हमारे समाज में चिकन मटन लोग खाते हैं, तो वो भी तो पशु हैं, उनके खिलाफ भी जो है हिंसा हो रहा है, तो वो क्या इस कानून के तहत जो मांसाहारी हैं उनके ऊपर मुकदमा चलेगा? तो साथियों बता दें आपको कि इस कानून के तहत और हमारे देश में कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको एडिबल किया गया है। जैसे कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि असम राज्य ने अपने यहाँ एक पशु है, उसका नाम है साथियों मिथुन। मिथुन एक पशु है, असम ने इसको एडिबल घोषित कर दिया। एडिबल घोषित करने का मतलब कि खाने योग्य जानवर, और ऐसे ही एडिबल जानवरों में आ जाते हैं चिकन और मटन। इस नाते इस कानून के तहत वो बच जाते हैं साथियों।
तो ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी गर्व श्री जीएस की सीरीज अनवरत 2-3 दिन में एक वीडियो आता है, आप उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।